नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले मेंस के प्रश्न पत्र संख्या 1 का जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हम इस समय आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। उपनिवेश के बाद के विभिन्न चरण हैं, इसके बारे में जानेंगे। अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसकी विभिन्न प्रकार के शोषण करने की योजना बनाई। आर.पी. दत्त की रचना आज का भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंग्रेज़ों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था 1757 से 1813 ईस्वी। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला लक्ष्य था भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना, दूसरा लक्ष्य था भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना, तीसरा था भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। कंपनी 3 लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही और इनको प्राप्त करने में जो लक्ष्य थे सफल भी रही। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था 1813 से 1858 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता रहे। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गई, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर न सकीं। इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। वित्तीय पूंजीवाद का चरण है, तीसरा है 1858 से 1947 तक है। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता। यह वह समय था जब मार्क्स तथा एंजल का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, इसके बारे में जानते हैं। 1600 से 1757 तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो, यानी कि एक उपन्यास है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके राइटर हैं डेफो। और डेफो ने शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गया है। यानी कि वही बात है कि सोने के कमरे से सोना निकाल के भारतीय कपड़े खरीदते थे। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी ने कार्यकर्ता बुनकरों को पेशगी रुपए देने की प्रथा प्रारंभ की और उनमें एक फर्तनामा लिखवा लेते थे। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इससे अनेकों बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजारों में भेज दी गई। भारत की हाथ की बनी वस्तुएं उसके सामने ठहर न सकी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वह कृषि मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। अगला है धन निष्कासन का सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट है। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 को
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किया। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। धन निष्कासन का विरोध करने वाले एम.जी. रानाडे और आर.पी. दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार एम.जी. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी और अंग्रेज नागरिक फेलबन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। टेम्स नदी के किनारे यानी लंदन में लाकर निचोड़ देती है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, इसके राइटर शिशिर कुमार घोष महत्वपूर्ण है। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके की वीडियो आप लगातार बिना रुके देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।